तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए प्रीमियम जो टेस्ट होने वाला है उसके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले बता दें कि आपका दो बैच शुरू हो रहा है, देख रहे हैं, एक 9 मार्च से और 11 मार्च से, जिसका टाइमिंग है 9 से 11 और 7 से 9। आप लोग दक्ष के साथ जुड़ सकते हैं, आइए इंक्वायरी कीजिए, इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो पहला सवाल हम देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये है हमारा मौर्य साम्राज्य से। बहुत ही आसान सा सवाल है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आप लोग को जरूर पता होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश करता है मौर्य साम्राज्य को। उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद जो है इसका बेटा है, इसका बेटा जो बनता है उसका कौन है, बिंदुसार। आप लोग को बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा। बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी बनाया था, जबकि बिंदुसार है मौर्य वंश से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा बिंदुसार था। जबकि अगर हर्षवर्धन की बात करें, हर्ष, ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है ये वर्धन डायनेस्टी से था, वर्धन वंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय जो है इसको हराता है। ये उत्तर भारत में बहुत ही लंबा चौड़ा साम्राज्य बना के रखा था, लेकिन दक्षिण भारत का एक शासक है जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, वो इसको हरा देता है हर्षवर्धन को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई, कई बार रिवीजन करा चुके हैं। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, बस आपको बताना है। मराठा और मुगल, फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, और मुगल और सिख। आपको बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच होता है। ये 1757 में हुआ था। 56 में सिराजुद्दौला शासक बनता है और एक साल के अंदर बहुत बड़ा युद्ध होता है। युद्ध नहीं, विश्वासघात था, जिसने मीर जाफर ने क्या किया, धोखा दिया था किसको, नवाब को। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है सो इसको हराया था, इसकी हत्या कर दी जाती है मीर जाफर के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रैयतवाड़ी सिस्टम आपको पता ही होगा। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान, है ना। और रैयत में डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाता था, तो ये था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखेंगे सबसे ज्यादा भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पे रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था, 51% एरिया पे। तो ये इसको लागू किसने किया था, आपको बताना है। लॉर्ड कर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग या डलहौजी। तो मुनरो के द्वारा ये लागू किया गया था, थॉमस मुनरो। एक और नाम है, याद रखिएगा, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, दोनों मिलकर के लागू किया था। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आप देखेंगे कि स्टोन एज के बाद, स्टोन एज यानी पाषाण काल, स्टोन एज की शुरुआत होती है 20 लाख साल पहले से। और शुरू में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा थे और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे स्टोन एज के समय, है ना। और धीरे धीरे जब बुद्धि का विकास हुआ, धीरे धीरे जो है हम लोग शिकार करना शुरू किए, आग का आविष्कार हो गया। फिर आप देखेंगे नौ पाषाण काल, नियोलिथिक एज में पहिए का आविष्कार हो जाता है, लोग खेती करना शुरू करते हैं। खेती आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से मिलता है, गेहूं और जौ का खेती किया गया था। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसमें आप देखेंगे कि यह एक शहरी सभ्यता थी और इसमें बहुत सारे स्थलों को खोजा गया। वर्तमान में अगर बात करें तो 350 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहां पे मिला है जगह, तो वो है हमारा गुजरात, ध्यान रखना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन ए के अनुसार हम लोग जाएंगे। कारण है कि सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई की गई थी और हड़प्पा में खुदाई करने का इसका एक और नाम रखा गया जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मुगल शासक बहुत आसान है ना, सब जानता है, बाबर। बाबर है पहला मुगल शासक है, भारत में आता है, अटैक करता है, इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है और 4 युद्ध लड़ करके मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर लेता है। लेकिन 5वें वर्ष उसकी मौत हो जाती है, 1530 में ये मर गया था। 1530 में इसकी मौत हो जाती है। अब इसका बाबरनामा इसने खुद लिखा था और पहले ही इसने लिख दिया था कि हम जब मर जाएंगे तो हमको दफनाया जाएगा कहां, काबुल में। बाद में किसी ने पढ़ा होगा, शुरुआत में तो यहीं दफनाया जाता है भारत में ही, लेकिन बाद में इसको ले गया काबुल दफनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
नॉन कॉपरेशन कब शुरू हुआ था? नॉन कॉपरेशन 1920 में हुआ था शुरू, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन है, अखिल भारतीय आंदोलन है, पूरे भारत में शुरू किया गया था। जबकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो चंपारण मूवमेंट, खेरा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों का तीनों जो है सो एक क्षेत्रीय आंदोलन था, किसी न किसी खास क्षेत्र में हुआ था। जैसे चंपारण की बात करें तो अपने बिहार चंपारण में, जबकि खेरा और अहमदाबाद ये दोनों गुजरात में होता है। लेकिन पूरे भारत में आपसे सवाल पूछा जाए तो पूरे भारत में जो पहला आंदोलन शुरू हुआ, अखिल भारतीय आंदोलन, पूरे इंडिया लेवल पे, वो था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग नहीं करना। इसमें हम लोगों ने अंग्रेजों का पूरी तरह से सहयोग किया ही नहीं। क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले थे स्कूल जाना छोड़ दिए, काम करने वाले लोग काम करना छोड़ दिए अंग्रेजों का। जैसे बूट पॉलिश करना था तो अंग्रेज खुद करे बूट पॉलिश, हम लोग नहीं करेंगे। अपने यहाँ का जो नौकर चाकर था उस सब का सब काम छोड़ देता है। किसका? अंग्रेजों का। और ये 2 साल तक कंटिन्यू चला था। लेकिन चौरी चौरा नामक जगह पे आप देखेंगे 5 फरवरी 1922 को लोग जुलूस निकाल रहे थे, उसमें गोली चला दिया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, मौत हो जाती है एक लोगों की। पूरा भीड़ जो है सो इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद 22 पुलिस ऑफिसर को जेल में डाल करके, थाना में डाल करके, और उसको आग लगा दिया। सबके सब रोस्टेड हो गए, एकदम पूरा जल गया। और इसलिए देखेंगे कि महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो बोल रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिवाइज करवा रहे हैं आपका टॉपिक। भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल आप देखेंगे कि पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे दावेदार ये प्रधानमंत्री के थे, लेकिन कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। लेकिन उप प्रधानमंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री भी थे। ये गृह मंत्री जब थे तो इन्होंने टोटल 552 रियासत को मिलाया था, जिसमें आप देखेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर नहीं मिलता है। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह है, वो जब पाकिस्तान आक्रमण कर देता है तो जाकर के हरि सिंह भारत में आकर के मिलते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सो हरि सिंह की सहायता किए थे, मतलब भारत के द्वारा किया गया था, भारत सरकार के द्वारा। तो ये था हमारा भारत का लौह पुरुष। लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 552 रियासत को मिलाने का काम किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्राट कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है? तो आपको बताना है कि सूर्य मंदिर का निर्माण कोणार्क, है ना, कौन करवाया? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन आप देखेंगे 1942 में शुरू किया गया था। यह भी नो डाउट पूरे भारत में फैला था, भयंकर तरीके से फैला था। इसका जो तैयारी हो रहा था ना, इसके बीच जो है सो मैटर लीक हो जाता है। लीक हो गया तो अंग्रेजों को पता चल जाता है। पता चल गया तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पूरे जितने बड़े लीडर थे सबको डिटेन कर लिया गया था, जिसको बोलते हैं नजरबंद करना। और जैसे महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, बांकीपुर पटना में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, जयप्रकाश नारायण को जो है सो हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वो भाग निकलते हैं। और जयप्रकाश नारायण देखेंगे कि वो अंडरग्राउंड होकर के इस मूवमेंट को भरपूर योगदान देते हैं। इसमें महिलाओं का योगदान बहुत बेहतरीन था। जैसे महिला में उषा मेहता थी, सुचिता कृपलानी थी। ये लोग रेडियो स्टेशन के माध्यम से भी जो है लोगों को जागरूक कर रही थी आंदोलन से। तो ये था हमारा कौन सा? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हो जाएगा कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट। आज लिख कम रहे हैं, ठीक है, बोल ज्यादा रहे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र बहुत आसान है, कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, ठीक है। और यही वो कौटिल्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, मतलब महान शासक बनाया, जिसने अटक से लेके कटक तक पताका लहराया मौर्य साम्राज्य का। और यहां देखेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक आदमी है जो चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी करता है तो उसकी वाइफ के साथ जो भाई बन गया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज यहाँ करके देखा कि प्रशासन बहुत ही बढ़िया है, तो उस प्रशासन के बारे में अपना एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? मेगास्थनीज का इंडिका। आज भी हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानने के लिए इंडिका को पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि प्रशासन कैसा था, किस प्रकार राजा राज किया करते थे। तो इन सारी बातों की जानकारी इंडिका से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है आप देखेंगे, कालिदास ये चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको विक्रमादित्य बुलाया जाता था, उसके दरबार में रहा करते थे, और ये भी बहुत अच्छा साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, वही बाबर के साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी का जो सेना है वो भी ठीक ठाक सेना है, लेकिन इस समय तोप का इस्तेमाल करता है। ये आर्टिलरी पूरा लेकर के आता है, और तोप के कारण जो है सो जीत गया था।
तोप जब चलता है तो क्या है, घोड़ा हाथी इधर उधर भागने लगा, ये लोग का जो था, और खुद के सैनिकों को कुचलने लगा, तो सब अपना अपना जान बचा के भागता है और इब्राहिम लोदी बुरी तरीके से हार गए। और इब्राहिम लोदी ऐसा शासक है जो पहली बार बैटलफील्ड में मारा गया था। और बैटलफील्ड में मारा गया कब? 1526 में, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में। इसके बाद होता है खानवा का युद्ध। आपको पता है खानवा का युद्ध राणा सांगा यानी संग्राम सिंह के साथ लड़ा गया था। संग्राम सिंह भी भयंकर लड़ाकू था, लेकिन होता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देता है, तो हार गया कौन? राणा सांगा। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच आप देखेंगे, इससे पहले टीपू सुल्तान के पिताजी हुआ करते थे जिनका नाम था हैदर अली। इन्होंने मैसूर राज्य की स्थापना की और मैसूर राज्य को हड़पने के लिए ये अंग्रेज जो है क्या नाम है, हैदर अली पे आक्रमण करता है। हैदर अली ने लड़ा और पहला जो युद्ध था वो पहला युद्ध जीत जाता है। उसके बाद देखेंगे 1782 में, 1782 में इनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद इनका बेटा है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है युद्ध को आगे लड़ता है, कंटिन्यू करता है। टीपू सुल्तान नो डाउट योग्य था, है ना। टीपू सुल्तान का 60 किलो का तलवार हुआ करता था, 20-20 केजी के जूते। आज अभी देखें तो 20-40 किलो जितना उसका जूता था उतना आदमी का वजन होता है। तो ये था टीपू सुल्तान, बट ये भी हार गया। 1799 में इसकी मौत हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, 1799 में, है ना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें इसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त, है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना है आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया, जिसमें किसानों और सरकार के बीच बिचौलिया हुआ करते थे, जिसको जमींदार बोला करते थे। जमींदार को जितना टैक्स फिक्स किया जाता था उससे ज्यादा वो किसानों से लेता था, और जिसके कारण जमींदार बहुत ज्यादा अमीर होने लगे। तो ये था हमारा अस्थाई बंदोबस्त, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड रिपन से आपका सवाल पूछा था, स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, है ना। मुगल साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1526 में, जबकि 1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे जो अंतिम शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, है ना। तो बहादुर शाह जफर जो है उसको रंगून भेज दिया जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा, सी। और बहादुर शाह जफर देखेंगे कि बहादुर शाह जफर के बेटों को मार के और इसके पास भेजा जाता है, और एक लेटर लिखा गया था जिसमें एक डायलॉग मार दिया अंग्रेजों ने, लिखा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर तू छोड़ दे तख्त हिंदुस्तान की। और बहादुर शाह जफर के बेटे की हत्या कर दी जाती है। अकबर सेकंड दिख रहा होगा, ये इस प्रकार का मुगल राजा है जिसका पेंशन बंद कर दिया जाता है। मुगल बादशाह है लेकिन पेंशन के लिए ये ललायित हो रहा है, तो इसका पेंशन जब बंद हो जाता है तो ये राम मोहन राय को भेजते हैं इंग्लैंड की, मेरा पेंशन शुरू करवा दीजिए, और इससे खुश होकर के इसने राजा की उपाधि दे दिया था, राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रारंभिक लिपि कौन सी है? लिपि बताना है आपको कि भारत की सबसे प्रारंभिक लिपि कौन सी है। तो लिपि सबसे पहला जो होगा वो हो जाएगा हमारा ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखना है, ब्राह्मी लिपि सबसे पहला लिपि है। सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक, अच्छा सिख, क्या हुआ ना कि पंजाबी जो ज्ञान दिया करते थे एक दूसरे को, तो वही हम लोग भी कहते हैं कि सीख ले रहे हैं, तो वही इसे बन गया सिख धर्म, ठीक है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे, गुरु नानक, गुरु नानक। और इसमें कुल 10 गुरु हुए, और 10वें गुरु आपसे पूछते तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि गुरु नहीं आए, और उसके बाद जो उन्होंने बुक लिखा था गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को देख करके उसी का पूजा किया जाता है, किसमें? पंजाबियों के द्वारा। जबकि गुरु गोविंद सिंह को देखेंगे ये 10वें थे, 10th। शुरुआत में सिख धर्म के लोग जो थे वो सिर्फ धार्मिक बातें करते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को आप देखेंगे तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का इनको ज्ञान था। बाद में इनको शस्त्र भी उठाना पड़ा था क्योंकि इनको लड़ना पड़ा था औरंगजेब के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन बहुत आसान है, बहुत बार बताया है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखा, जिसमें इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भारत से पैसे कैसे लूट के अंग्रेज ले जा रहा है। तो इन्होंने 3 कांग्रेस की अध्यक्षता की, आपको ये भी पता होगा कि 3 बार किए हैं, 1886, 1893, 1906, एकदम ध्यान रखना है आपको। और 1886 है कलकत्ता में, 1893 लाहौर में हो रहा है, और 1906 की बात करें जहां पे स्वराज को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी कलकत्ता में हो रहा था। तो यह है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम बताया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और दादा भाई नौरोजी आप देखेंगे कांग्रेस जो है, जिसका वर्तमान में भी नाम कांग्रेस है, इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, जो चेंज करके दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कांग्रेस रखा था। इतना फैक्ट दादा भाई नौरोजी से आपको ध्यान रखना है। तो हो जाएगा कौन सा, दादा भाई नौरोजी ए। आज बता दें, लिख कम रहे हैं बोल ज्यादा रहे हैं, मतलब रिवीजन कराया जा रहा है। और इस चीज को है लिख दे या बोल दे, बात तो बराबर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने दिल्ली की राजधानी आगरा स्थानांतरित किया था, आगरा चेंज करके लाया था? और आगरा लाया था हमारा सिकंदर लोदी, है ना। आगरा को एस्टेब्लिश करने के बाद आगरा शहर की स्थापना किया गया, और ये लाया था कैपिटल को चेंज करके सिकंदर लोदी। लोदी डायनेस्टी का ये आदमी था। आपसे पूछ दे कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी किया था। बहलोल लोदी, फिर से बोल रहे हैं, बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सिडियरी अलायंसेस प्रणाली किसने लागू किया था? सब्सिडियरी अलायंस बताना है, लॉर्ड बेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी या हेस्टिंग? तो यह हो जाएगा बेलेजली। आपसे यही पूछा था कि सबसे पहला कौन मिला था, किसके अनुसार? सब्सिडियरी अलायंस के अनुसार। तो इसको बोलते हैं सहायक संधि। तो इसके अनुसार सबसे पहले मिला हैदराबाद, मिलने वाला जो है सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद सबसे पहले मिला था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य, कहीं दिख रहा होगा, दिख ही रहा है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि वहां सोना का बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था या सोना ज्यादा मिल गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी, जिसके कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्ता डायनेस्टी को। तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम। बंगाल में नीला आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी, दिगंबर बिश्वास, नीला किसान, नीला किसान, अच्छा किसान भी नीला था, इंडियो फार्मर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिगंबर बिश्वास, है ना। गांव से शुरू किया गया था इस आंदोलन को। नील आंदोलन आपको पता ही होगा, बिहार में चंपारण में हुआ था। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर के। और आज भर इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।